कि 6 साल के बच्चे ने कैसे सिर्फ अपनी लात मार के दुनिया के सबसे ताकतवर डीवन को हरा दिया। ये कहानी है वैंग लैंग की। लोगों को लगता था कि वो एक कमजोर और नाकारा स्टूडेंट है, लेकिन उसकी पावर बाकी लोगों के औकात से बाहर थी और वो टाइम और स्पेस को अपनी मर्जी से बदल सकता है। और जब वो पैदा हुआ था वो अपनी माँ के पेट से चल के बाहर आया था। जब वो दुकान में नूडल्स लेने गया जो कि उसके फेवरेट थे, और जब फ्रॉग ने उसकी सीटी में हमला किया उसकी वजह से उसका नूडल्स नीचे गिर गया, तो गुस्से में उसने एक ही किक में फ्रॉग को खत्म कर दिया और वो अपनी ताकतों को छुपा के रखना चाहता था ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर कॉलेज जा रहा होता है जिसका आज पहला दिन था, पर तभी उसको सीनियर्स बुली करने लगते हैं। उनको लगता है कि वो एक बोंदू लड़का था और उससे पैसे भी मांगने लगते हैं। तभी वहाँ एक जोर से धमाका होता है और वो दोनों लड़के दूर जाके गिर जाते हैं। ये हमला स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की सन ने किया था और वो दोनों डर के भाग जाते हैं। और उनके जाने के बाद सन वैंग से दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाती है। वैंग तो था सख्त लौंडा, वो उसको पैसे दे के निपट लेता है और वहीं सबके सामने सन का पोपट हो जाता है। जिसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को बड़े से हॉल के सामने देखते हैं। इसके बाद अगले सीन में प्रिंसिपल उनके सामने आता है और उन सबको एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताता है, जिसमें सारे बच्चों की स्पिरिट फोर्स मेजर किया जाएगा। इसमें जिसका स्कोर सबसे हाई होगा वो एलाइट क्लास में एंटर करेगा। सबसे पहले चोमो का नंबर आता है। वो अंदर जाता है तो एक बड़े से फ्रॉक को देख के उसकी फट जाती है। ये वही फ्रॉक था जिसको बचपन में वैंग ने लात मार के हरा दिया था, पर जब वो चोमो से पंच मारता है तो वो खुद के ही पंच से दूर जाके गिर जाता है। के बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स की बैंड बज रही थी। के बाद चैंग चाओ की बारी आती है। वो अपनी पावर से उस फ्रॉक को अटैक करता है। उसका स्कोर 1938 है जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा स्कोर होता है और वो सीधा एलाइट क्लास में एंटर कर लेता है। लेकिन जब संगरोंग की बारी आती है वो उस फ्रॉक को इतनी जोर से हिट करती है कि वो फ्रॉक कुछ कदम पीछे चला जाता है। देखकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और उसका स्कोर भी बहुत ज़्यादा हाई आता है। इसके बाद वैंग की बारी आती है, पर वैंग अपनी ताकत को छुपाना चाहता था कि ताकि बच्चों को लगे कि वो एक ऑर्डिनरी बच्चा है। इसे वैंग वहाँ एंटर करता है वो फ्रॉक उसे देखकर डर जाता है और कहता है, अरे ये यहाँ कैसे आ गया। अभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और उसमें दिखाते हैं जब जोरू फ्रॉग से लड़ने जाता है तभी फ्रॉग उसे झटके से गिरा देता है और वो जैसे उसे मारने वाला होता है देखते हैं कि वैंग अपना नूडल्स का पैकेट लेने के लिए उस फ्रॉग को मार गिरा देता है। और वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं कि उस फ्रॉक की फटी पड़ी है। ये वैंग उससे काफी हल्के हाथ से मुक्का मारता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से पूरा सिग्नल गायब हो जाता है और सभी देखते हैं कि फ्रॉक की हालत खराब हो जाती है। वैंग का स्कोर इतना हाई था कि वो पूरा डिस्प्ले उसको शो ही नहीं कर पाता है, लेकिन उसने तो फ्रॉक को छुआ भी नहीं था। वो फ्रॉक धीरे धीरे गायब होने लगता है। वहीं सुन को वैंग पे शक होने लगता है। वही वैंग नोटिस करता है कि वो फ्रॉक मरने का नाटक कर रहा है ताकि वो उसकी और कुटाई ना करे। इसके बाद वैंग को एलाइट क्लास में डाल दिया जाता है। आगे हमें क्लास एलाइट का पहला लेक्चर दिखाया जाता है जिसमें टीचर बताती है कि वो दूसरे डायमेंशन से किसी क्रिएचर को कैसे समन कर सकते हैं अपना फोर्स पावर यूज करके, जिसमें सबसे पहले चैन नाम का स्टूडेंट यूज करता है। सबको लगा कि वो एक ड्रैगन समन करेगा, लेकिन जैसे ही वो समन करता है उसके हाथ में लड़कियों वाली छड़ी आ जाती है और सारे बच्चे उसमें हंसने लगते हैं। तो वही बात हो गई खोदा पहाड़ निकला चूहा। जब सबका हंसना बंद हो जाता है तो सभी अलग अलग चीजों को समन करना शुरू कर देते हैं। वहाँ सुन एक डॉग को समन करती है, पर उसकी फोर्स पावर इतनी नहीं थी कि वो पूरा डॉग समन कर पाए, बस उसकी हड्डियां ही कर पाती हैं। तभी टीचर की नज़र वैंग पे पड़ती है और वो उससे कहती है कि वो भी अपनी पावर यूज़ करे। और वैंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो उसे वो अपनी पावर यूज़ करना ही पड़ता है। जब वो समन करने की कोशिश करता है तो उसके आसपास बहुत सारे एलियन बीस्ट होते हैं। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी बच्चे डर जाते हैं। वैंग ने उसी जाइंट फ्रॉग को समन किया था। वो वैंग को देख के डर जाता है, मेरा पीछा छोड़ दे बाप। तभी उसकी टीचर सभी बच्चों को बचाने के लिए जर्सन के डॉग को अपने मैजिक के साथ यूज़ करती है। उस फ्रॉग को पपी में ट्रांसफॉर्म कर देती है और सब लोगों को वो डॉग बड़ा ही क्यूट लगने लगता है और चुपके से वैंग निपट लेता है क्योंकि उसने अपनी आधी जिंदगी अकेले में ही बिताई है। क्योंकि जब वैंग पैदा होने वाला था और उसके फादर उसका वेट कर रहे थे, नर्स घबराई हुई ऑपरेशन रूम से बाहर आ रही थी। नर्स को देख के उसके फादर को लगा कि उनका बच्चा नहीं बच पाया, लेकिन उनका बेटा मरा नहीं था, वो सीधा माँ के पेट से बाहर चल के आ रहा था। मिस्टर वैंग की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसे हो कैसे सकता है और वो बेहोश हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वैंग के पेरेंट्स को बात करते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि वैंग अपने पेरेंट्स का दिमाग पढ़ता होता है। देखता है कि वो एक दूसरे से हमेशा झूठ बोलते रहते हैं और उस बेचारे को अपने झगड़ों से परेशान करते रहते हैं। इसलिए वैंग एक सेकंड में 340 बार सोच के सारी पॉसिबिलिटीज को देखता है कि क्या करना चाहिए कि उसके मॉम डैड का झगड़ा ना हो। और वो सोचने के बाद उसका नतीजा निकलता है कि वो अपने पैंट पे सूसू कर लेता है। इससे उसके पेरेंट्स का ध्यान हट जाता है।
आगे हम देखते हैं जब वैंग बड़ा हो रहा था तो उसकी ताकतें बढ़ती जा रही थी और जब वो 6 साल का था तो उसने जाइंट फ्रॉग को भी हरा दिया था। इससे काफ़ी लोगों को नुकसान हो सकता था। फिर ये देख के उसके फादर उस पर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करके एक सीक्रेट सील बनाते हैं जो कि उसकी पावर को कंट्रोल करेगा। इसके बाद भी वैंग की ताकत इतनी थी कि उसके छूने से ही खाने का कटोरा टूट जाता था। उसकी माँ हमेशा उसे गोल्डन पिल देती थी जिससे उसकी पावर काफ़ी हद तक कम रहे। उसके डैड एक और एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे थे। उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते थे कि वैंग एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। ये पेरेंट्स वैंग को लेकर हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि सिंपल सी चीज़ों के लिए भी जब भी वो अपने बर्थडे के लिए कैंडल ब्लो करता है तो वो अपने घर में ही आग लगा देता है। और जब वो 10 साल का था तो उसको छूने से ही उस स्कूल के बच्चों की वाट लग जाती है। उसके पेरेंट्स उसे हंसती खेलती लाइफ देना चाहते थे जहाँ की वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश रहे। वहीं स्कूल में इलेक्शन चालू हो गए थे। अब लोग वहाँ स्कूल का प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे थे, पर इसमें वैंग का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका इंटरेस्ट तो नूडल्स खाने में था और जैसे वो नूडल्स की शॉप में जाता है को पता लगता है कि वहाँ एक डैशिंग सा आदमी सारी चीज़ों को खरीद चुका है और वो सारे स्टूडेंट्स को कहता है कि वो जो चाहे वो ले जा सकते हैं, बदले में उन्हें सन को वोट देना होगा। ये देख के सभी कैंडिडेट गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं तुम पैसों से वोट खरीदना चाहती हो, ये तो गलत है। लेकिन उतने में वैंग कहता है मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा इन 5 नूडल्स के बदले। सन सोचने लगती है ये चिमकांडी मेरी मदद क्यों कर रहा है। वैंग को नूडल्स मिलते देख और भी स्टूडेंट सन को वोट देने के लिए आगे आ जाते हैं और फ्री में सामान ले लेते हैं। और जो लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं थे सन ने अपने सेडक्टिव मैजिक से उनको अपने वश में कर लेती है, जिससे सभी लोग उसे वोट देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का वैंग में कोई असर नहीं होता। फिर उसको वैंग की याद आती है, लेकिन वैंग तब तक वहाँ से जा चुका था। वैंग इस गोल्डन पिल को सन के लिए छोड़ गया था उन नूडल्स के बदले। वहीं जब टीचर क्लास में आता है तो सबको देखकर समझ जाता है कि सन ने उन सभी पे सेडक्टिव मैजिक का यूज़ किया है। उसी के बारे में सभी को पढ़ाने लगता है। इस मैजिक को यूज़ करने के लिए यूज़र को लोगों को गिफ्ट देना होता है और सेडक्टिव मैजिक यूज़ करने के बाद जिसने गिफ्ट लिया है वो यूज़र के कंट्रोल में आ जाता है। वही क्लास में सुन वैंग को ही देख रही थी तो वैंग को लगा कि उसको बॉडीगार्ड ने पिल नहीं दिया है, लेकिन सुन उसे इसलिए देख रही थी क्योंकि उसे लगा वैंग उसे पसंद करता है। वैंग उसे इशारों में पूछता है कि उसे गोल्डन पिल मिला या नहीं मिला, पर सुन को लगता है कि वो उसे खाने के लिए बोल रहा है। जैसे ही वो पिल खाती है वैंग को समझ आता है कि उसका जूस निकलने वाला है। उस पिल को खाते ही सन का पावर कमज़ोर होने लगता है और सभी से उसका मैजिक हट जाता है। तभी टीचर सन को आगे बुलाता है और कहता है कि वो अपना यही आर्ट सेडक्टिव स्पेल को सबके सामने शो करके दिखाए। वो आगे जाती है, उसका पैर जूस के कैन में पड़ता है और वो फिसल जाती है। तभी वैंग सबके सामने एक हीरो की तरह उसको गिरने से बचा लेता है। लेकिन सन की कीमत इतनी अच्छी नहीं थी। वैंग को जैसे ही टीचर आवाज़ देता है वो सीधा खड़ा हो जाता है। उसके बाद टीचर वैंग को उसी स्पेल को यूज़ करने के लिए कहता है और क्योंकि उसने अपनी इस गोल्डन पिल सन को दिया था तो उसी स्पेल का असर सिर्फ सन को ही होता है। उसके बाद टीचर अनाउंस करता है कि चैन को उनकी क्लास का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। वही वैंग वहाँ से निकल लेता है। वहीं घर में सन वैंग के बारे में ही सोच रही थी कि वो मुझे हट कैसे कर सकता है। वो उसे दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो वैंग के सेडक्टिव मैजिक के अंदर ही थी। अगली सुबह कॉलेज में चैन एक बड़ा सा बर्तन लेके आता है पिन रिफाइनरी टेस्ट के लिए, जिसमें बच्चों को बॉल्स बनाना सीखना रहता है और उसे यकीन था कि इतने सारे बॉल्स लेके सन उससे इम्प्रेस हो जाएगी। तभी वहाँ एक लीमो आती है जिसके स्वागत के लिए 10-12 लोग और एक पूरा बैंड रुका था और उसी गाड़ी से सन रेड कारपेट से बाहर आती है। बेचारा चैन उसे हाय कहता है लेकिन वो पूरी तरह उसे इग्नोर कर देती है और वैंग को बुलाने लगती है। वही वैंग देखता है कि उसने गलती से उसे अपने सेडक्टिव मैजिक से उसको कंट्रोल करके रखा है। वो उसके पास जाता है और झटके में उसका मैजिक हटा देता है। वहीं सन बहुत शर्मा जाती है। वहीं क्लास में हम देखते हैं कि टीचर चीते की फुर्ती से उन्हें गोल्डन पिल बनाना सिखाती है, लेकिन एक भी स्टूडेंट को कुछ भी समझ नहीं आता टीचर किसने बनाया इनको। इसके बाद सभी स्टूडेंट गोल्डन पिल बनाने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं सोंग रिफाइनरी मशीन लेके आई थी और वैंग गोल्डन पिल बनाने के लिए माइक्रोवेव का यूज करता है। लेकिन हाउल्स के पास एक मैजिक टूल था जो कि ऑटोमेटिकली अपने सारे काम मैजिक से करता था। वहीं चैन का बर्तन उसके मुंह में ही फट जाता है और वो रोते रोते क्लास से भाग जाता है। उसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट को कहते हैं कि वो 7 घंटे वेट करेंगे, तब तक उनके पिल्स रिफाइन नहीं हो जाते। तभी हम देखते हैं कि सबके जाने के बाद डॉग, जो कि असल में फ्रॉग था, वो मैजिकल टूल को खाने के लिए आता है ताकि वो अपनी पावर को फिर से बढ़ा सके। तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है, लेकिन वैंग कुछ कर पाता उससे ही पहले वो खिड़की से छलांग लगा देता है। वैंग भी उसके पीछे छलांग लगा देता है। डॉग को लगा कि मैंने वैंग को चकमा दे दिया, पर जैसे ही वो वापस पीछे मुड़ता है वैंग उसके सामने खड़ा था, जिसके बाद वैंग फ्रॉग को लात मार के फ्लोर से नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं, वो लगातार तेजी से ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था, जिसके कारण वहाँ लड़कियों के स्कर्ट हवा में उड़ने लगते हैं। दरअसल चैन को डर लग रहा था क्योंकि उसके जो बर्तन ब्लास्ट हुआ वो एक पुश्तैनी बर्तन था और काफ़ी मिन्नतों के बाद उसके डैड ने उसे स्कूल जाने के लिए अलाउ किया था। साथ ही में धमकी भी दी थी अगर बर्तन को कुछ हुआ तो वो उसे मार डालेंगे।
इसलिए चैन कितनी फटी पड़ी थी। अगली सीन में हम देखते हैं कि वैंग गाओ के बर्तन को साफ करके उसे अपनी जगह वापस रखने जाने ही वाला था कि तभी गो उसे देखता है और गलत समझ बैठता है कि वैंग उसके बर्तन को चुरा रहा था। गाओ को गुस्सा आता है और वो वैंग पे अपनी पॉइजन गन तान देता है। वैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे फ्रॉगीटो ने खा लिया था और वो तो इसे बस धोके वापस ला रहा था, लेकिन हाउ को उस पर विश्वास नहीं होता और वो अपने बर्तन की बुरी हालत देख के उस पर शूट कर देता है। वैंग तो उस अटैक से बच जाता है, लेकिन उसके पीछे से चैन आ रहा था और वो पॉइजन सीधा उसके मुंह में चला जाता है कि कुछ देर पहले दौड़ते दौड़ते चैन का दिमाग खराब होने लगता है और उसे अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं जिससे संग वैंग की बाहों में जाके लिपटी है। ये देख के वो वैंग को मारने जा ही रहा था, उतनी देर में उसको पॉइजन बॉल लग जाती है। ये देख के हाउलर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो रिफाइनरी में चैन की बॉडी को ले जाते हैं। हाउस वैंग से कहता है अगर तुम मेरी एंटीट्यूड बनाने में मदद करो तो मैं तुम्हें मेरे बर्तन चुराने के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। इसके बाद वो सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हैं और वो बर्तन में डाल के एंटीट्यूड बनाने की कोशिश करने लगते हैं, पर उसे पूरी तरह बनने में 4 घंटे लगने वाले थे। हाउस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उनकी टीचर 2 घंटे में वापस आने वाली थी। उतने ही देर में फ्रॉगीटो भी वहाँ वापस आ जाता है और वो फिर से उसका टूल खाने की कोशिश करता है, लेकिन हाउस अपनी सील से उस पर हमला कर देता है और जब वो एंटीट्यूड को वापस चेक करने जाते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है और वो और तेज़ी से काम करने लगता है। तो फिर वो फ्रॉगी को पटकते हैं और उसकी पावर से एंटीट्यूड को और ज़्यादा तेज करने लगते हैं, जिससे एंटीट्यूड और तेजी से काम करने लगता है। फिर वैंग उससे पूछता है वो अपनी पावर को छुपा के क्यों रख रहा था, और वैंग को बताता है वो टाइमलाइन को तेज भी कर सकता है और रिवर्स भी। इतना सुन के वो दोनों समझ जाते हैं कि वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने 2 एंटीट्यूड बनाए थे और वो फ्रॉग को पॉइजन दे के चेक करते हैं, जिसके बाद वो सन को अपना एंटीट्यूड देते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये है टीचर और बाकी स्टूडेंट वापस आने लगते हैं। हाउ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो बाहर टीचर को रोकने के लिए चले जाता है, लेकिन टीचर उसके लिए 1 सेकंड भी नहीं रुकती, वो सीधा क्लास के अंदर चली जाती है। तब तक वैंग चैन की बॉडी को कहीं छुपा देता है और टीचर सबसे पहले हाउ का बर्तन देखने जाती है कि उसने गोल्डन पिल बनाया कि नहीं बनाया। उनको पक्का यकीन था उसने गोल्डन पिल नहीं बनाया होगा, लेकिन उस बर्तन में से गोल्डन पिल निकल आता है। हाउ समझ जाता है कि वैंग ने अपनी गोल्डन पिल उसके बर्तन में डाली थी। पर इसके बाद वैंग की बारी थी। टीचर वैंग को डांट लगाने लगती है क्योंकि उसकी पिल जल चुकी थी, और हाउल को लगता है कि ये तो देवता है, इसने अपनी गोल्डन पिल मेरे को दे दी। हाउल को लगने लगा कि वैंग दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वैंग ने कुछ भी नहीं किया था। जब वो बर्तन को धो रहा था तो गोल्डन पिल ऑलरेडी बन चुकी थी। उन्होंने एंटीट्यूड उस पिल के साथ ही बना दिया था। इसमें हम देखते हैं कि चैन को वैंग ने उसी के बर्तन में डाल दिया था। जब चैन की आंखें खुलती है वो देखता है कि उसका बर्तन पहले जैसा ठीक हो चुका है। हाउस बताता है कि ये सब वैंग ने ठीक किया है। इससे चैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रोते हुए वैंग को हक कर लेता है। वहीं कल क्लास खत्म होने के बाद सन सीधा वैंग के पास जाती है और सीधा उसे डेट में जाने के लिए पूछ लेती है। वहीं बाहर से 2 किलर सन को शूट करने आए थे, पर उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही वो शूट करते हैं वैंग उसे डिटेक्ट कर लेता है और अपना मैजिक यूज़ करके शूटर की गोलियों को रिवर्स कर देता है। इस तरफ सुन फ्रस्ट्रेट होकर वैंग से डेट में जाने के लिए पूछ रही थी और आसपास के स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और बेचारा चैन तो रोने ही लगता है। इसके बाद क्लास में उनका टीचर आता है और वो वैंग को ऑफिस में जाने के लिए बुलाता है। वहीं सन उसका पीछा कर रही थी। दूसरी तरफ वो दोनों शूटर अपने बॉस के ऑर्डर के हिसाब से चले जाते हैं और फ्रॉगीटो भी ये सब देख रहा था। और जब वैंग अपने टीचर को हाँ बोलता है, सन को लगा कि वो डेट में जाने के लिए तैयार है। वो स्कूल में इतनी पॉपुलर थी कि उसकी लव स्टोरी के चर्चे पूरे सोशल मीडिया में फैल जाते हैं। बातें चल रही थी कि वो सिर्फ फोर्स वैल्यू 5 के स्टूडेंट को डेट कर रही है, और ये बात उसको भी पता चल जाती है जिसने सन को मारने के लिए शूटर भेजे थे। वहीं टीचर वैंग को उस प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाता है और जू टीचर को जाने के लिए कह देता है। जू वैंग से पूछता है, तुम वही बच्चे हो ना जिनने कई साल पहले डीमन फ्रॉग को हराया था। फिर जू घुटने में जाता है और वैंग को अपना मास्टर बनाना चाहता है, पर वैंग अपना पावर यूज़ करके उसकी उस दिन की मेमोरी इरेज कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी फ्रॉग आता है और वो सब शूटर्स के बारे में वैंग को बता देता है। तभी वैंग को सन के भयानक सपने आने लगते हैं। जैसे ही वो जागता है और खिड़की खोलता है, वहाँ सन सच में उसे डेट में ले जाने के लिए बाहर खड़ी थी। इसके बाद जब वैंग ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे डेट में जाने नहीं देंगे, लेकिन उल्टा वो उसे जाने के लिए फोर्स करते हैं। इतने में वैंग कुछ कह पाता, उसके पेरेंट्स उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। आखिर में वैंग के पास सुन के साथ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके अलावा वो सुन को शूटर से बचाना भी चाहता था, तो वो सुन के साथ चले जाता है। इसके बाद वो दोनों डेट में चले जाते हैं, लेकिन वो शूटर्स अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद सुन वैंग को बताती है कि उससे वो बहुत ही मस्त जगह लेके जा रही है जिसका नाम है हेवनली पैराडाइज। ये प्रॉपर्टी उसकी फैमिली वालों ने बनवाए थे कि वो जिससे प्यार करें
वो उसके साथ थोड़ा समय बिता सके। संग वहाँ पहली बार आई थी और वैंग का चेहरा ऐसा बना था कि जैसे उसको बहुत जम के टट्टी लगी है। फिर वो एक लेक के पास पहुंचते हैं और ये जगह उसकी फैमिली वालों ने खाली करवाई थी। फिर जब वो वहाँ पे जाते हैं तो सन कहती है सारे बॉडीगार्ड्स को कि यहाँ से चले जाओ, मैं वैंग के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाहती हूँ। और इतने में ही 2 असासन उन सब बॉडीगार्ड्स को ढेर कर देते हैं। वैंग और सन घूम रहे होते हैं तभी एक शूटर उन पर गोली चला देता है, पर वैंग अपने दांतों से उस गोली को पकड़ लेता है और वो लात से उस गोली को शूटर पे शूट कर देता है और वो शूटर दूर जाके गिर जाता है। ये सब चीज़ें करते हुए सन वैंग को देख लेती है, पर वैंग उसकी भी मेमोरीज को इरेज कर देता है। इसके बाद शूटर सन को कई बार मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वैंग बीच में आके उन सभी की वाट लगा दिया करता है। साथ ही वो सन की याददाश्त मिटा दिया करता था ताकि उससे कुछ याद ना रहे। वही शूटर्स परेशान हो जाते थे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद अगले सीन में सुन वैंग को फेरी व्हील के साथ चलने के लिए कहती है, जिससे वैंग मान जाता है ये सोच के कि इससे मुझे शूटर से तो छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उनके जाते ही शूटर्स भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। ये सब जू ने भी देख लिया था, तो वो अपने मास्टर को बचाने के लिए इम्पोर्टर्स टीम को बुला लेते हैं। इस दौरान जब वैंग और शन अपनी बातों में बिजी थे तभी वहाँ शूटर्स आकर दोनों को गन पॉइंट पे पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर शन काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन वैंग शांति से बैठा रहता है। दरअसल वो ये सोच रहा था कि शूटर्स के आने से वो सन की बक को सुनना नहीं पड़ेगा, इसलिए शन समझ जाती है कि शूटर्स मेरे को मारने आए हैं। इसलिए वो शूटर्स के सामने खड़ी हो जाती है कि तुम मुझे मार दो पर मेरे दोस्त को कुछ मत करना, उसे यहाँ से सही सलामत जाने दो। सुन ये इसलिए कह रही थी क्योंकि उसी की डेट में जीत के कारण वैंग की जान आज खतरे में है। ये देखकर हम ये भी समझ पाते हैं कि सुन वैंग से अब सच्चा प्यार करने लगी थी। ये देख के वैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो खड़े होता है और उसकी आँख बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है गुस्से पे। ये देखकर शूटर की बहुत गंदी वाली फट जाती है और वो रोने लगते हैं। और वैंग को इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है कि वो अपने मैजिक से उन शूटरों को बाहर फेंक देता है और उन पे एक फायर मैजिकल पावर छोड़कर उनकी बैंड बजा देता है। वो आसमान में फूट जाते हैं। इतने में जू सब देख लेता है और वो सोचता है कि वैंग एक आम बच्चा तो नहीं है, उसकी शक्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तभी बहुत ज़्यादा आतिशबाजियाँ होने लगती हैं। तभी वैंग से उनसे कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। ये पहली बार था कि वैंग ने अपने मॉम डैड के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को ये बात बताई है और इस तरह से उनकी नई रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। अगले सुबह जब सन स्कूल जाती है तब टीचर उनको बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी वो अभी भी जिंदा है और वो तुम्हें मारने के लिए एक नया प्लान बना रहे हैं। और सुन कहती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं। और वहाँ जू पहुँचता है और वो कहता है कि तुमने शूटर्स इसलिए नहीं देखे क्योंकि उन्हें मैंने पकड़ लिया था। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि कल वैंग ने जू की याददाश्त में ये डाला कि उसी ने उन शूटर्स को मार गिराया है। उसके बाद वो उन्हें शैडो किल ऑर्डर दिखाता है, जिनका मतलब ये है कि जिनने उनको मारने की कोशिश करी थी उनका मरना तय है। ये सब सुन के शूटरों की बॉस को लगता है कि जू ही था वो जिनने हमारे शूटर्स को मार गिराया है। जू ने सन की रक्षा के लिए पूरी स्कूल में सिक्योरिटी बढ़ा दिया है। स्कूल के बाहर के साथ साथ स्कूल के अंदर भी काफ़ी प्रोटेक्शन है। और इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी शूटर्स फिर भी अंदर जाके घुसने लगते हैं और एक बड़ा सा आदमी नीचे ज़मीन से निकलने लगता है और वो एक रबड़ के खिलौने से एक गार्ड को निपटा देता है। और देखते ही देखते वो कई सारे गार्ड को निपटाना शुरू कर देता है। तभी स्कूल के अंदर एक दूसरा निंजा आता है जिसका नाम जू यिंको था और वो सभी बॉडीगार्ड को दीवार से फेंक देता है। और तभी वो एक चौक के हमले को महसूस करता है और उससे बच जाता है। पर जैसे ही वो चौक का हमला दीवार में लगता है वो दीवार आधी टूट जाती है। ये हमला टीचर ने करा था। वहीं हम देखते हैं कि वैंग को नोटिफिकेशन आने कि उसने फ्री नूडल जीते हैं और वो 15 मिनट में ड्रोन के द्वारा उस पर डिलीवर हो जाएंगे। दूसरी तरफ उनका टीचर और निंजा के हमले को डॉज कर रहा था। फिर वो निंजा बॉल को बड़ी करके हमला करता है और फिर वो दोनों बॉल्स को एक्सपेंड कर देता है। ऐसा लग रहा था कि वो टीचर नहीं बचा, पर वो अपनी ताकत से उस बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो दरवाजे से टकरा जाता है जैसे ही वैंग उससे बाहर आता है। वही जू फेंग ने बहुत सारे गार्ड्स को हरा दिया था। तभी उसके सामने फ्रॉगी आता है और फिर वो उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रॉगी उसको काट देता है और वो उसको दूर जाके फेंक देता है और उसको पता चलता है कि इसने मेरी पावर छीन ली है और वो निंजा धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। तभी वो फ्रॉग अपने असली रूप में आ जाता है और वो फ्रॉग उस पर पावरफुल अटैक से हमला कर देता है।
लेकिन निंजा जैसे ही भागने की कोशिज़ करता है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो फ्रॉग के हमले से नहीं बच पाता। वहीं एक और निंजा जिसका नाम जूजिया था वो भी वहाँ आ जाता है। वो अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का यूज़ करके वहाँ तक पहुँच जाता है और वो अपने हैमर के एक पावरफुल अटैक को चार्ज कर रहा है जिससे वो एक ही बार में पूरे स्कूल को तबाह कर सके। लेकिन वहाँ अपने नूडल्स को लेने के लिए वैंग वहाँ पर आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। निंजा को लगता है कि वो मुझसे बात कर रहा है। इसके बाद वैंग अपना पैकेट लेके वहाँ से जा रहा होता है। वो जियान को लगता है कि वो बस उसके पैकेट की बात कर रहा था, उसने मुझे अभी नहीं देखा है। लेकिन वैंग कहता है नहीं नहीं, मैं तो तुमसे ही बात कर रहा था, ऐसा नल्ला निंजा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए वो निंजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से वैंग पे हमला कर देता है। पर वैंग को कुछ भी नहीं होता, उल्टा उसका हथौड़ा ही टूट जाता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। वैंग उसे घसीटकर ग्राउंड तक ले जाता है। तभी जू उससे देख लेता है और कहता है कि मास्टर इस बार मैं आपको नहीं बोलूँगा। और वैंग एक दूसरा मैजिक यूज़ करता है जिससे जू को लगता है कि उसी ने उस निंजा को मारा है। जब बाकी के स्टूडेंट आते हैं तो वैंग घायल होने का नाटक करता है और जू सभी को बताता है कि हमले के दौरान वैंग घायल हो चुका है, उसे जल्दी एक डॉक्टर की ज़रूरत है। इसके बाद वैंग कई दिनों तक अपने घर पे आराम करता है। सन को बहुत चिंता थी उसकी, इसलिए वो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजती है और उसके लिए एक हीलिंग मशीन भी भेज देती है। और उसकी मॉम कहती है कि कितने दिनों तक अब नाटक करते रहोगे, अब तो 10 दिन भी हो चुके हैं। तभी वहाँ वैंग के दोस्त आ जाते हैं। सन उसके लिए एक भयंकर सा इंजेक्शन लाती है ताकि वैंग जल्दी ठीक हो जाए। वैंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो बिस्तर से बाहर आ जाता है। अगले सीन में वो सभी एक जगह बैठ के अपने स्पिरिचुअल पावर्स फोर्स का टेस्ट देने लगते हैं। सबसे पहले चेन आगे जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक आग का गोला बनाता है जिसके कारण उसका स्कोर 400 आता है। हाउल चेन से कहता है ये तो एंट्रेंस वाली एग्जाम जैसा ही है, फिर इसमें क्या बात है। चेन कहता है ये हमारी वो फोर्स है जो हमारी बॉडी के बाहर रहती है। वही किसी और हाई स्कूल में भी काफी सारे स्टूडेंट अपनी स्पिरिचुअल फोर्स मेजर कर रहे थे। लियांग ज़ेन जब अपनी पावर फोर्स मेजर करता है तब उसका स्कोर 90-50 आता है। ये देख के सभी स्टूडेंट को लगता है कि ये तो बिल्कुल एक नकारा बच्चा है, ये तो हमारे साथ बैठने के भी लायक नहीं है। फिर लियांग टाइन अपना चश्मा निकालता है, वो अपनी पावर को मेजर करना शुरू कर देता है और जब वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स मेजर करता है तो चारों तरफ हवा चलने लगती है और वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो पूरे टॉप में ना आ जाए और सभी स्टूडेंट उसके लिए चीयर करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हाउल एक छोटा सा गोला बनाता है और इतनी शर्मनाक चीज के कारण वो अपनी खुद की जान देने को तैयार था। सन कहती है कि मैं अपना टेस्ट कभी और दूंगी क्योंकि उसको डर था कि मैं पूरे घर को तबाह ना कर दूं। लेकिन चैन और हाउ उसको कन्विंस करते हैं कि वो उसका टेस्ट अभी दे। लेकिन जब वो अपना टेस्ट देना खत्म करती है सिस्टम उसे नंबर 2 में पहुंचा देता है। ये देख के दूसरे हाई स्कूल वाले भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे वैंग की। वैंग सोचता है इसकी तो मैंने कभी तैयारी की नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह कुछ तो कर ही लूंगा। वो अपने पावर को अर्थ के बाहर बना देता है क्योंकि अगर वो घर के अंदर बनाता तो पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती। उसके दोस्तों की तो बैंड ही बज जाती कि उन्हें जो गोला बनाया है वो तो अर्थ से बहुत ही बड़ा है। और सिस्टम उसके स्कोर को नल दिखाता है। नल का मतलब किसी को समझ ही नहीं आता कि ये है क्या, लेकिन सिस्टम उसको सीधा टॉप में पहुंचा देता है। जब ये दूसरे हाई स्कूल वाले देखते हैं तो उनको लगता है कि सिस्टम में कुछ दिक्कत हुई होगी क्योंकि उन्होंने कभी वैंग लिंग का नाम सुना ही नहीं था। जब वैंग के दोस्त उसके घर से जा रहे होते हैं तब हाउल कहता है कि वो सिस्टम को हैक करेगा और सिस्टम को हैक करके अपने स्कोर को बढ़ाएगा। जब हाउल सिस्टम को हैक कर रहा होता है तब वैंग उसके बाजू में ही डुलस खा रहा था। वैंग चाह रहा था कि वो उसका लिस्ट से नाम हटा दे। दूसरी तरफ टैंग भी अपने फ्रेंड के हाथ सिस्टम हैक करवाता है ताकि वो वैंग के बारे में जान पाए, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इधर गो भी सिस्टम के अंदर आ गया था। इसका पता टैंक को भी लग जाता है। हम देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानते थे। गो ने भी टैंक को पहचान लिया था, ये वही लड़का है जो लड़कियों के अलावा बाकी सबसे एरोगेंटली बात करता है। इसलिए गो उसका मजाक बनाने के लिए उसका नाम ही चेंज कर देता है। लेकिन वो वैंग का स्कोर चेंज नहीं कर पाता क्योंकि सिस्टम ने उन दोनों को डिटेक्ट कर लिया था और पकड़े जाने के कारण दोनों तुरंत ही सिस्टम से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे वैंग को ये बात जानकर काफी बुरा लगता है कि उसका स्कोर बिल्कुल चेंज नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ टैंक के फ्रेंड्स उसका नाम चेंज होते हुए देखकर उस पर हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि 2 स्टूडेंट जिनको वो जानते भी नहीं उन्होंने तुम्हारे नाम की कैसी बैंड बजा दी। तभी टैंक की दोस्त कहती है कि नेक्स्ट मंथ शॉर्ट कंपटीशन होने वाला है, हम उन दोनों से वहाँ जरूर मिलेंगे और उन्हें इस बात के लिए बराबर मजा चखाएंगे। और टैंग भी यही सोच रहा था कि वो वैंग से मिलेगा। फिर अगले दिन सुकॉन एक टीचर को सभी के स्कोर दिखा रहा था। वो सबसे टॉप पे वैंग का नाम देख के हैरान हो गई थी कि ये तो बिलो एवरेज बच्चा है और क्लास में शांत भी रहता है।
ये नेशनल लेवल में थे टॉप में कैसे? जूकोंग कहता है कि इस बार हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल लेवल में टॉप 10 में हैं, लेकिन उनका सबसे पहला मुकाबला फैक्शन 59 से है। पिछले 100 सालों में उनका फैक्शन 59 से मुकाबला टोटल 24 बार हो चुका है, और लेकिन वो 23 बार हारे हैं, और एक मुकाबला जो कि ड्रॉ हुआ था 10 साल पहले वो भी मास्टर जो के कारण। उनको कंपटीशन में 5 स्टूडेंट भेजना था, लेकिन उनके पास कंपटीशन में भेजने के लिए सिर्फ 4 स्टूडेंट थे। तो मास्टर जू कहते हैं ये रहा 5वां स्टूडेंट। वो कहता है कि पहले भी स्पिरिचुअल बीट्स कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हैं, पर टीचर कहती है कि वो एक्सचेंज स्टूडेंट था और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से और ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफ़र हुआ था। तो जू उसमें ट्रांसफॉर्म मैजिक यूज़ करता है, लेकिन वो इतना अजीब दिख रहा था कि उसका चेहरा सभी लोग देख के डर जाते हैं। इसके बाद जू कहता है चलो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्म हो, पर फिर भी उसकी टीचर कहती है वो शॉर्ट कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकता क्योंकि इसने स्पिरिचुअल प्रेशर टेस्ट में पार्ट नहीं लिया था। जू उसका स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट करना शुरू करता है, और जू कहता है अगर तुम कंपटीशन जीत गए तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। फिर फ्रॉगी की पावर 5000 डिटेक्ट होती है और वो सीधा 2nd पोजीशन में पहुंच जाता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट शाम को अपने घर पहुंचते हैं, और फिर बाद में टीचर उन सबको मैसेज करके बताता है कि तुम सब सिलेक्ट हो गए हो स्पिरिचुअल शॉट कंपटीशन के लिए, और उनसे कहता है कि अपनी अपनी शॉट प्रिपेयर कर दो। और सभी स्टूडेंट अपनी अपनी शॉट दिखाने लगते हैं, और जैसा कि सबको पता था सनरॉन्ग की शॉट सबसे अच्छी है और उसके पास ऐसी 13 शॉट थी, ताकि अगर एक शॉट टूट भी गई तो उसके पास बाकी बची हुई 12 रहेगी। बाकी चैट में हाउ कहता है फ्रॉगी तो एक कुत्ता है, उसके पास शॉट कहाँ से आएगी, लेकिन फ्रॉगी भी अपनी तलवार की फ़ोटो ग्रुप में भेज देता है, पर अभी तक वैंग ने अपनी शॉट की फ़ोटो नहीं भेजी थी। हाउल्स पूछता है कि तुम्हारे पास शॉट भी है, तो वैंग जवाब देता है हाँ। वैंग अपनी तलवार को लेने के लिए बेसमेंट में जाता है और एक डब्बा खोलता है, लेकिन तभी शॉट की स्पिरिट वहाँ से बाहर निकलती है और वो वापस जल्दी से उसे डब्बे में डाल देता है। वही दूसरी तरफ टैंक से टीचर कह रही है कि तुम्हारे ग्रुप में बस 4 ही लोग हैं। टैंक कहता है हमारा 5th मेंबर वो इंसान होगा। टीचर घबरा जाती है और कहती है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पक्का यकीन है तुम उस इंसान को बुलाओगी? टैन कहता है हमें उस इंसान को बुलाना ही होगा। टैन की टीचर कहती है चलो ये भी ठीक है, अगर हम उस इंसान का यूज़ करेंगे तो हम कभी नहीं हार सकते। वो इंसान कौन है वो अभी तक हमें नहीं बताया जाता। वहीं टैंक की दोस्त किसी से मिलने जाती है और वो लड़का किसी की धुलाई कर रहा होता है। ये वही लड़का है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी। फिर अगले दिन वैंग अपनी शॉट दोस्तों को दिखा रहा था। चैन को लग रहा था ये तो बहुत छोटी है। तभी वहाँ पे टीचर आता है और टीचर उनको बताते हैं कि वो फ्रैक्शन 59 के स्कूल में रहेंगे जब तक उनका शॉर्ट कंपटीशन शुरू नहीं हो जाता। तभी टीचर देखते हैं वैंग ने अपने साथ रहने का कोई सामान नहीं लाया। वैंग मनी मन में बोलता है कि मैं बस जाऊँगा बीमारी का नाटक करूँगा कि उसके कारण मुझे कंपटीशन में पार्ट नहीं लेने दिया जाएगा। इसके बाद बस आ जाती है और सभी लोग फ्रैक्शन 59 की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। आगे एक आदमी जू को एक इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे सुनने के बाद जू अपने कुछ सोल्जर के साथ बिल्डिंग में आते हैं। वहाँ पर उन्होंने किसी लड़की को पकड़ के रखा था। ये शेडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर लेडी बॉस थी, जो सुन को मारने की कोशिश करवाती थी। जू उसके करीब जाता है, लेकिन वो लड़की एक क्रीपी सी स्माइल देती है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जल्दी ही हमें पता चलता है ये सब लेडी बॉस की इमेजिनेशन थी, जो स्कूल बस को फॉलो कर रही थी। दरअसल दोस्तों लेडी बॉस अपने जैसे ही दिखने वाली एक लड़की को पुलिस के हाथों पकड़ा देती है, जिसमें बॉम्ब फिट किया गया था, ताकि जब जू से देखने के लिए आए तो वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाए जिससे जू मारा जाए। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि अभी तक उसने सुन पर जितने भी अटैक करे थे उन सबको जू ने ही रोका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जू नहीं बल्कि अपना वैंग है। वही बस में वैंग की शॉट की स्पिरिट बार बार बाहर आ रही थी। वैंग बार बार उसको अंदर करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो फ्रैक्शन 59 में पहुंच जाते हैं और उनका स्वागत फ्रैक्शन 59 के डायरेक्टर मिस जाय करती है। जाय और पेल पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और अब वो बहुत बड़े दुश्मन हो गए हैं। तो जाय टीचर से मिलने की जगह सन से मिलने जाती है और कहती है तो उनके पेरेंट्स तो तुम्हारे स्कूल में काफ़ी फंडिंग देते होंगे, और मिस पाल की बेइज्जती करने लगती है। इसके बाद भी मिस पाल उसके स्टूडेंट की बजाने लगती है कि तुम्हारे स्टूडेंट बुली और गवार है जो चीटिंग करते हुए पकड़ा जाते थे। ये बात मिस्टर एक्स को चुप जाती है और तभी मिसेस एक्स वैंग पे हमला कर देती है। वैंग तुरंत ही जमीन में गिर जाता है और चोट लगने की एक्टिंग करने लगता है, पर ये कोई अटैक नहीं था बल्कि फोर्स वैल्यू चेक करने का तरीका था। तभी वैंग की शॉट की स्पिरिट बाहर आती है और कहती है कि तुम्हारा जो सील था वो अब टूटने लगा है, और उसी वक्त वो एमुलेट टूट जाता है। तभी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका हो जाता है और बहुत ही देर तक उसी एमुलेट से आग निकलने लगती है। वैंग स्पिरिट से बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया
स्प्रिट कहता है कि मैं तुम्हें बता ही रहा था, पर तुम ही मुझे बार बार अंदर घुसाड़ दे रहे थे। एक्सप्लोजन खत्म होने के बाद सब सोचने लगते हैं कि ये हुआ क्या। इसे सैक को भी समझ नहीं आता कि मैंने तो बस उसका पावर चेक करी थी। वैंग को स्ट्रेचर में ले जाया जाता है और उसके पीछे सन भी जाने लगती है, लेकिन तभी टैंग उसे रोकता है और कहता है मेरा खूबसूरत चेहरा तुम्हें याद है कि नहीं। लेकिन तभी सन को गुस्सा जाता है और वो जोर से एक पंच मारती है, पर ईशा उसको रोक देती है। तभी अचानक वैंग की बॉडी जलने लगती है। जल्दी से जाया आती है और उसको कपड़े में लिपट के उससे बचा लेती है। फिर उसे ट्रीटमेंट के लिए जल्दी से अंदर ले जाया जाता है। तभी सोन अपनी तलवार निकाल देती है और टैंग में हमला करने लगती है। तभी उसको टीचर बचा लेते हैं, कहते हैं कि अभी अपने इमोशंस में कंट्रोल रखो। वही वो आग वो फेंक ने लगाई थी। और तभी जब वैंग को ट्रीटमेंट के लिए जाया जाता है तभी पता चलता है कि वो वहाँ से गायब हो चुका है। वहीं वैंग स्कूल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और उसका एमुलेट धीरे धीरे और भी ज़्यादा कमज़ोर होने लगा था, जो कि उसकी पावर कंट्रोल करता है। और वो अपने डैड को फ़ोन करता है और बताता है कि मेरा एमुलेट कमज़ोर होने लगा है। उसके डैड सब कुछ छोड़ छाड़ के वैंग की मदद करने वहाँ से चल निकल पड़ते हैं। वही मिस्टर जायक बाकी बच्चों को कॉम्पिटिशन का प्लेग्राउंड दिखाती है और कंपटीशन का रूल भी बताने लगती है कि कंपटीशन में टोटल 5 राउंड होने वाले हैं, मेटल, वुड, वाटर, एयर और अर्थ। जहां पर जो कोई भी टीम अपनी शॉट को इंसर्ट करेगी वह टीम विजेता कहलाएगी। विहाउल कहता है तुम्हारी टीम में तो बस 4 मेंबर है, तुम पार्टिसिपेट कैसे करोगे। तभी उनका 5th मेंबर पानी से कूल सी एंट्री लेता है और थोड़ी देर में ही वो सन के पीछे जाता है और उसे एक रोज ऑफर करता है और कहता है अगर तुम मेरा रोज ऑफर कर लेती हो तो मैं तुम्हारी तरफ से ये टीम को हरा दूंगा, बस बदले में मुझे 1 नाइट स्टैंड चाहिए। सुन के चैन को गुस्सा आती है और रोज में हमला करने जाता है, पर उसकी पावर से वो उसको दूर फेंक देता है। लेकिन चैन हार नहीं मानता और वो फिर से उसमें हमला करने जाता है, मगर इस बार वो फैंग उसकी बहुत ही जमकी वाली कुटाई कर देता है और आखिरी में उसे ज़मीन में पटक देता है। पर चैन फिर भी अपने पैरों में खड़ा हो जाता है। वो अपने पापा के बारे में सोचता है कि जहाँ भी अन्याय हो रहा है हमारी चैन फैमिली उससे लड़ती है। वो इस बार अपने फ्लेमिंग ऑरा को जगाता है, उससे लड़ने जाता है। वूफेंग उसका हाथ गायब कर देता है और उसे जोर से दूर जाके फेंक देता है, मगर तभी वैंग उसे पकड़ लेता है और साथ ही उसका हाथ भी वापस ला देता है। वूफेंग दौड़ के वैंग को मारने जाता है और एक पंच जोर से लगा देता है, पर वैंग उसे इग्नोर करता हुआ सन के पास चले जाता है और उसे वही फ्लावर दे देता है जो वूफेंग ने सन को दिया था। वूफेंग कहता है ये उसने कब लिया। उनकी शॉट कहती है मास्टर आपको तो इसे मैं ठिकाने लगा दूं। वैंग कहता है अभी शांत रहो। के बाद मिसेस जैक सभी को अपने रूम जाने के लिए कहती है। वहीं पे शैडो फ्रैक्शन की लीडर वहीं पे पहुंची हुई है और वहाँ जू भी बहुत सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वो भी फ्रैक्शन 59 पे जाएगा। वहीं वैंग वहाँ से नूडल्स लेने के लिए चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लेडी बॉस जिसका नाम जियांग है वो उनका पीछा कर रही है। तभी उसके पीछे वूफेंग आता है, पूछता है एक खूबसूरत लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियांग कहती है कि मैं यहाँ पे क्लीनिंग डिपार्टमेंट से हूँ। वूफेंग कहता है झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम फ्रैक्शन 59 से नहीं हो, बाकी छोड़ो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। पर वो उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। ये क्या है कि तुम तो मेरे पापा की उम्र के हो। फैंग कहता है ए बुढ़िया तू किसको बेवकूफ़ बना रही है। फिर वूफेंग को एक बहुत ही जोर के इनविजिबल पंच मरता है, वो दूर जाके गिर जाता है। वूफेंग भी लड़ाई के लिए खुश है क्योंकि फाइनली उसे कोई टक्कर का मिला है। वो बहुत सारी डार्क एनर्जी को इकट्ठा करता है ताकि वो एक ही बार में वो लड़की को ख़त्म कर दे, लेकिन जियांग अपनी उंगलियों से उस अटैक को दबा देती है और वो अटैक गायब हो जाता है। उसी वक्त वैंग अपना नूडल्स लेके आ रहा था। फिर वो देखता है यहाँ तो अलग ही गेम चल रहा है, पर इससे पहले किसी को कुछ पता चलता वो वैंग और वूफेंग को बांध के छत में फेंक देती है। तभी वहाँ पे एक बुढ़ा आता है और वो दोनों सोच रहे थे कि इन दोनों को छत से नीचे फेंक दें। तभी सॉर्ट की स्पिरिट कहती है मास्टर अपने गुस्से में काबू रखिए, आपकी सील टूटने वाली है। वैंग के गुस्से से चारों तरफ आधी तूफान क्रिएट हो जाता है। ये देख के स्पिरिट कहती है मास्टर स्कूल में फ्री नूडल्स बांटे जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वैंग का गुस्सा शांत हो जाता है। वो वूफेंग के बाल काट देता है और जियान को दे देता है। सबके सामने वूफेंग आता है और कहता है कि वैंग लिंग को किडनैप कर लिया गया है। वूफेंग नहीं, असली में जियान है जिनने वूफेंग का रूप ले लिया है। असली में वूफेंग और वैंग तो छत में बंधे हुए हैं। वुड्डा कहता है वो तो बस तुम्हारे चेहरे का कुछ देर बस यूज करेगी, के बाद तुम्हें निपटाया जाएगा। जिंदा रहने के लिए वूफेंग कहता है कि वो हमेशा से शैडो फ्रैक्शन ज्वाइन करना चाहता था। अगर तुम मुझे खोल दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो तुम जानना चाहते थे। पर वो बुड्ढा बहुत चालाक था, कहता है कि वो वाइंडिंग रोप सिर्फ जियांग ही खोल सकती है। तो वूफेंग कहता है तुम्हारे जैसे नीच बुड्ढे को इसने क्यों लेके आई। वो बुड्ढे को गुस्सा आ जाती है और वो उसमें हमला करता है। वो हमला उसके बड़े करीब से जाता है और वूफेंग को अपनी शातो पुश्ते की मौतें दिख जाती है।
वूफेंग को समझ नहीं आया था, लेकिन असल में वो बुड्ढा गॉड लेवल का पावरफुल है। वही दूसरी तरफ जियांग, जो कि वूफेंग है, वो बताती है कि उसे जियांग कैसे पकड़ के ले गई और वो कैसे वहां से बच के वापस आ गया। जू कहता है कि वो जरूर शैडो फ्रैक्शन की लेडी वॉच जियांग की होगी, और टांग के कहने से ही ईशा दूसरों की स्पिरिटेड फोर्स को डिटेक्ट करने लगती है। जैसे ही उन्हें उनकी लोकेशन पता चलती है, सन के बॉडीगार्ड उसको पकड़ के सेफ जगह ले जाने लगते हैं ताकि उसे कुछ ना हो, पर संग उनकी धुलाई करके वैंगलिंग को बचाने चली आती है। वहीं उसके दोस्त भी हथियार को रेडी कर लेते हैं और वहाँ पे सब लोग वैंग को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं मिसेस एक्स कहती है कि जाओ उनको पीछा करो और पता लगाओ कि वो कितने स्ट्रांग है। तभी वो फैंग बैंग से कहता है, ओए मुझे पता है तुम अपनी ताकत का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हो, मुझे पता है तुम कितने ताकतवर हो। और वैंग तो घोड़े बेच के सो रहा होता है। उसके बाद सनरोंग भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उनको बचाने आती है और उनकी नजरों के सामने ही वैंग को और ज्यादा ऊपर लटकाया जाता है। सभी बॉडीगार्ड बुड्ढे पे हमला करने चले जाते हैं, लेकिन वो बुड्ढा एक ही झटके में सभी को हरा देता है। इसके बाद वो बुड्ढा भी एक स्वॉर्ड निकालता है और अपनी पूरी ताकत को समन करने लगता है और बहुत ही ज्यादा बड़ा गोला बन जाता है, जिसमें से बहुत सारे सोल्जर्स नाइट भी आने लगते हैं। जैसे ही वो सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं, सन भी अपनी पूरी पावर को अनलीश करती है और वो गोला एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सन भी उड़ने लगी थी और उसके साथ बहुत सारे स्वॉर्ड भी उड़ने लगे थे। वो बहुत ही मुश्किल से बुड्ढे के हमले को रोक पा रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बुड्ढा सन पे हावी हो जाता है और वो ग्रेविटी की फोर्स से बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी थी। पर तभी टाइम रिवाइंड होने लगता है। ये वैंग ने करा था और वो बुड्ढे को उसी की जगह पे बांध देता है, लेकिन इस चीज़ का भी क्रेडिट वैंग ज़ोऊ को दे देता है। वही जियांग ये सब देख के बहुत गुस्सा हो जाती है। सारे सुपर हीरो इमोर्टल्स आ चुके हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकती। वैंग अपने स्पिरिट को वूफेंग को रोकने के लिए कहता है कि अगर वो नहीं रहेगा तो कंपटीशन नहीं भी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जियांग तो वूफेंग का रूप लेके पहले वहाँ पहुँच जाती है। बेचारा शॉट तो असली वाले वूफेंग को लेकर वहीं बैठा हुआ है। इसके बाद कंपटीशन शुरू किया जाता है। इसके बाद एक बड़े से क्रिस्टल पकड़ के सभी लोग कंपटीशन की जगह में एंटर हुआ करते हैं, लेकिन वहाँ पे तभी वैंग के डैड आते हैं और वो वैंग का एमुलेट चेंज करना चाहते हैं, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। वैंग वहाँ कंपटीशन के अंदर चले जाता है। बाद में मिस्टर पाल और जू उनसे आके मिलते हैं। वैंग के फादर जू को एमुलेट के बारे में सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट कंपटीशन में एंटर करते हैं। ईशा कहती है वूफेंग की पावर बहुत ज़्यादा बदल चुकी है और वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो टैंग उससे कहता है अगर वो उससे मिले तो सावधान रहे। ईशा फ्रैक्शन 16 के सभी स्टूडेंट की लोकेशन ट्रैक कर लेती है, लेकिन जब उन्हें पता लगता है वो वैंग की लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर पा रही है, तो उनका एक टीममेट कहता है कि मैं सबसे वीक प्लेयर को हराऊंगा, जो कि सबको लगता था कि वैंग है, और वो उससे लड़ने के लिए चले जाता है। वे हाल चुपके से सबकी बातें सुन रहा था और टैंक उसमें तलवार घुसेड़ देता है और वो उनको चकमा देके भाग जाता है, पर वो उसके पीछा नहीं करते। उनको तो बस तीन ऑर्डर पे कब्जा करना है जीतने के लिए। जब ऑरेंज बालों वाला जंगल से गुजर रहा था, तब हाउल उसे देख लेता है और सोचता है फ्रैक्शन 59 में सभी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और मैंने अपना एक डिकॉर्ड भी खो दिया है। और वो सोचता है कि क्योंकि अगर ये वैंग के पीछे जा रहा है तो ये शायद उतना स्ट्रॉन्ग ना हो। तब ये अनाउंसमेंट होती है कि फ्रैक्शन 59 ने एक ऑल्टर में कब्जा कर लिया है। ये सुन के चैन भी एक ऑल्टर में कब्जा करने जाता है, पर तभी उसके गाल में कट लग जाता है। उसके बाद हवाएं बहुत तेज चलने लगती है और वो पूरी पत्तियों से गिर जाता है। तभी वो सोच रहा होता है कि ऑल्टर में कब्जा कैसे करते हैं। वहीं ईशा आती है और उसको बताती कि अपनी स्वॉर्ड को उस ऑल्टर में डालनी होगी और 10 सेकंड के लिए इंतजार करना होगा। चैन कहता है कि मैं लड़कियों से नहीं लड़ता और इसलिए मैं तुम्हें 3 मौके देता हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद करी। लेकिन तभी चैन अपने आप को मुक्का मारने लगता है और अपना सर जमीन में पटकने लगता है। ईशा बताती है कि उसके स्पेल से अपोनेंट के नर्वस सिस्टम को पकड़ के उस पर कंट्रोल कर लेती है। वही दूसरी तरफ वूफेंग और फ्रॉगी लड़ रहे होते हैं। ये वूफेंग नहीं एक जियांग है। वूफेंग फ्रॉगी में हमला करता है, मगर फ्रॉगी वूफेंग की स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है और छुप जाता है। वूफेंग ऑल्टर की तरफ जाने लगता है। तभी वैंग जमीन में पड़ा रहता है और ऑरेंज वाला उसको इग्नोर करके ऑल्टर पे कब्जा करने निकल पड़ता है। तभी उसी वक्त वहाँ पे फ्रॉगी आता है। वो और स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करना चाहता था। तभी वैंग खड़ा हो जाता है और ऑरेंज बालों वाला उसको चैलेंज करता है। तभी हाउल का स्पेल उसमें पड़ता है और वो उसको स्वाइप करके हटा देता है। इसके बाद हाउल और ऑरेंज बालों वाले की जम के लड़ाई होने लगती है। इसी तरफ सन एक ऑल्टर में कब्जा कर रही थी, पर तभी उस पर एक अटैक होता है और उसको वो डॉज कर लेती है और वो अपनी स्वॉर्ड को भी एक स्पिरिट फोर्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है। और सन की तरह टैंक भी अपनी स्वॉर्ड की स्पिरिट को एक समुराई में कन्वर्ट कर देता है। अब लेकिन टैंग लड़ने की बजाय सन के साथ बचपन की बातें करने लगता है, लेकिन सन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो उस पर विशाल ड्रैगन बन के उस पर अटैक करती है।
लेकिन टैंक का समुराई उससे आसानी से बचा लेता है। इसके बाद हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पे टीम 59 का स्कोर 3 और टीम 16 का स्कोर 0, यानी कि टीम 59 ने 3 राउंड पे कब्जा कर लिया था। तभी से उनको चैन की आवाज़ सुनाई देती है जिसे ईशा ने डिफीट कर दिया था, और अब मेटा राउंड पे भी क्लास 59 का ही कब्जा था और अब स्कोर 4-0 हो जाता है। अगले सीन में टैंक अपने शॉर्ट स्पिरिट से पावर रिलीज करने को कहता है और वो पानी को जमाने लगता है। सन तेजी से उस पर हमला करने जाती है पर टैंक की स्पिरिट उसे रोक लेती है। इसके बाद वो दोनों काफी तेजी से लड़ाई करने लगते हैं। उनकी लड़ाई बहुत जोर से होने लगती है। तभी सन के नीचे की आइस पूरी फट जाती है और वहाँ पे किएक पहुंच जाती है जो वूफैंग के वेस में थी। वूफैंग हमला करने ही वाला था, उनके ऊपर से कोई चीज उड़ के जाती है और उसकी वजह से चारों तरफ जोर की हवाएं चलने लगती हैं। ये देख के वो दोनों समझ जाती है कि सन से ज्यादा भी कोई खतरनाक एनिमी यहाँ पर है। भाई इसका फायदा उठा के सन वहाँ से चली जाती है। टैंक को पता लग जाता है कि वो वूफैंग नहीं है, पर अभी के लिए तुम जाओ और सन को ढूंढो। इसके बाद थांग इस ऑल्टर को कैप्चर कर लेता है, लेकिन जैसे ही उनका स्कोर 5-0 होता है वो अचानक से 4 और 1 पे चला जाता है। मतलब फ्रैक्शन 16 ने उनसे एक ऑल्टर छीन लिया है। बाद हमें हाउल्स और ऑरेंज बालों वाला का फ्लैशबैक की फाइट दिखाया जाता है। वो दोनों लड़ते लड़ते थक जाते हैं। तभी ऑरेंज वाला वैंग को लात मारने लगता है और कहता है इतने कमजोर प्लेयर को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये देख के हाउल्स को और गुस्सा चाहता है और वो उस पर बहुत सारे अटैक करने लगता है। इन ऑरेंज वाला उसके सारे अटैक को डॉच करने लगता है। उसी वक्त वैंग की एनर्जी रिलीज होने लगती है और ये मौका देख के फ्रॉगी उसकी एनर्जी को कंज्यूम करने लग जाता है। लेकिन ये वैंग ने जानबूझ के करा था क्योंकि कुछ ही देर में उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती। लेकिन अब फ्रॉगी उसकी मदद कर रहा है उस पे कंट्रोल करने पे। उसके बाद एक जोर का धमाका होता है और दोनों एक में कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन ऑरेंज बालों वाला हंसने लगता है, तुम जैसा लूजर मैंने आज तक नहीं देखा, तुम तो बिल्कुल एक जोकर की तरह दिख रहे हो। और तभी बैंग उसकी शॉट को टच करता है, वो शॉट टूट जाती है। लेकिन बैंग बस उसके यहाँ कंधों में हाथ रखता है, वो उड़ता हुआ बहुत मीलों से दूर चले जाता है। इस तरह से वूफैंग और बाकी लोगों ने एक उड़ता हुआ व्यक्ति देखे थे और वो लोग ऑल्टर को कैप्चर कर लेते हैं। तभी मिस्टर ज़ाय अपनी प्यार भरी आंखों से ज़ेन को कहती है कि ये बीस्ट और ह्यूमन की हाई ट्रिक तुमने उन्हें सिखाई है, और लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो उन्हें कह देता है। और ईशा टैंग को बताती है कि वैंग डॉग के साथ कंबाइन हो चुका है और वो अभी फायर ऑल्टर के पास है। तभी हम देखते हैं कि फ्रैक्शन 16 ने फायर ऑल्टर को भी कब्जा कर लिया है। वैंग चैन के बाद जाता है और उसको उठाने के बाद फायर ऑल्टर को भी कब्जा कर लेता है। इस तरह से स्कोर 3 और 2 में आ जाता है। ये देख के चैन काफी खुश हो जाता है और उसको गले लगा लेता है। ये देख के वैंग के फादर को भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे स्कोर 4 और 1 हो जाता है। वैंग सोचता है कि उन्होंने फिर से अपने पुराने वाले ऑल्टर को कब्जा कर लिया है, लेकिन अगर वो उसे जीतना चाहता है तो उसे सारे ऑल्टर को एक साथ ही कब्जा करना होगा। तो वैंग अपनी बहुत सारी एनर्जी रिलीज करने लगता है। वैंग अपनी स्पीड में एक ही साथ सभी ऑल्टर में पहुंचना चाहता है, लेकिन सभी टीचर कहते हैं अगर वो ऐसा कर भी ले तो भी उसको 10 सेकंड वहाँ पे रुकना होगा। तभी सन चैन से कहती है हाउलर में एक साथ है और हमें दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे साथ वैंग है। ये सुन के वैंग बहुत शर्मा जाता है। सन उन सबको कहती है कि हमें एक साथ उन ऑल्टर्स में कब्जा करना होगा और कुछ सेकंड तक हमें उसे डिफेंड करना होगा जब तक हमें अपने विनर्स नहीं मिल जाते। सन और हाउल फायर ऑल्टर की तरफ जाने लगते हैं, जहां हाउल से वाटर के फुब्बारे से फायर ऑल्टर में जाने लगता है और वो वहाँ के अपोनेंट को पिछवाड़ा दिखाने लगता है। अभी इसका फायदा उठाते सन पीछे की ओर से ऑल्टर में कब्जा करने के लिए आ जाती है। इसका पता ओपोनेंट को चल जाता है। वो भागते भागते ऑल्टर के अंदर जाने लगता है। उसी वक्त हाउस उसमें हमला करता है, लेकिन वो पहले ही गिर जाता है और वो हमला सन पे लग जाता है, जिससे वो ऑल्टर से बहुत पीछे जाके गिर जाती है। इससे पहले कि सन रिकवरी होती, टैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने टीममेट में चिल्लाता है कि जल्दी सन को रोको। पर तभी हाउल अपने पावर से पत्थर की दीवार खड़ी करने लगता है, पर उसको अपोनेंट तोड़ तोड़ के घुसने लगता है। सन अपनी चारों तरफ उड़ने वाली तलवार ला लेती है और उस पर अटैक करने लगती है और वो उसको डॉज करने लगता है। टैन की शॉट की स्पिरिट सन की तलवार को तोड़ देती है। तभी ओबोटो कहता है सर आपका प्लान तो कमाल का था, ये तो काम कर रहा है। टैंग उसे जोर के मुक्का मारता है और कहता है मेरा प्लान तो 5-0 से जीतने का था, पर कोई बात नहीं, हम 4-1 से ही जीत जाते हैं। ये सुन के सन टैंग का प्लान समझ जाती है। ईशा को वैंग के पीछे लगा दो ताकि वैंग वहां से जाए तो ईशा उसके ऑल्टर में कब्जा कर ले और बच्चे कुछ टीममेट बाकी के ऑल्टर्स में कब्जा करेंगे। सन हाउल से कहती है कि हमें जीतने के लिए इस ऑल्टर पे कब्जा करना होगा और चैन को अपना ऑल्टर वूफैंग से डिफेंड करना होगा। वूफैंग चैन से लड़ रहा होता है और उससे डरपोक कहता है, और पास्ट में हम देखते हैं कि उसके फादर भी उसे डरपोक कहते हैं और कहता है तुम जैसा डरपोक तो हमारी फैमिली में आज तक पैदा नहीं हुआ। चैन को गुस्सा आने लगता है, उसके अटैक को डॉज करने लगता है। तभी जियांग परेशान हो जाती है और कहती है सब उसे देख रहे हैं इसलिए वो पूरी ताकत को यूज नहीं कर सकती।
तभी वो देखती है जो पत्ते हैं वो मेटल के थे, तो वो अपनी पावर को यूज़ करके उन पत्तों के साथ चैन पे हमला कर देती है। उसी वक्त हम पास का सीन देखते हैं जब उसके फादर ने चैन पर हमला कर दिया था, पर उनकी तलवार रोड के पीछे चली जाती है क्योंकि चैन ने एक शील्ड बना दिया था। वही चैन पूरी कोशिश कर रहा है उसके अटैक से बचने की। वही दूसरी तरफ सन हाउल से कहती है कि तुम पीछे चले जाओ, मैं इनसे अकेले ही लड़ लूंगी। तभी हाउल पीछे चल जाके अपनी तलवार समन कर लेता है। टैंक कहता है तुम्हारे पास 7 तलवार थी, तब भी तुम मुझे नहीं हरा पाई, तो तुम्हारे पास सिर्फ 5 तलवार बची है। सन कहती है तुम्हें हराने के लिए तो मेरी एक ही तलवार काफ़ी है, और वो उसकी स्पिरिट के साथ लड़ने लगती है। वही हाउल अपने ब्लेड की स्पिरिट को समन करने लगा था। वही चैंग बहुत थक चुका है, पर वो तब भी वुफेंग को रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सन पे टैंक की स्पिरिट हावी होती है। टैंक सन के पास आके कहता है कि तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। तभी उसके सामने एक फायर वर्ड आ जाती है। ये हाउ की सॉर्ड की स्पिरिट रहती है जिसका नाम फायर फिनिक्स था, और इसे समन करने के लिए एक सॉर्ड की स्पिरिट को सेक्रीफाइस होना पड़ता है, और इसके लिए सन ने अपनी सॉर्ड की स्पिरिट को सेक्रीफाइस कर दिया। तभी फिनिक्स उन सब पे हमला कर देता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होने लगता है। वहीं चैन रोने लगता है क्योंकि वो हार नहीं मान सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके दोस्त लोग हार जाए। जैसे ही वुफेंग ऑल्टर को कब्जा करने ही वाला होता है, चैन अपनी नई ताकत के साथ फिर से खड़ा हो जाता है और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वुफेंग की तलवार फेंक देता है। ये सब देख के जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है और वो चैन पे हमला कर देती है। हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ फ्रैक्शन 16 ने फायर अल्टर में कब्जा कर लिया। फिर ईशा तुरंत ही वहाँ जाने लगती है और तभी फ्रैक्शन 16 4 अल्टर में कब्जा कर लेता है। वो अल्टर वैंग लिंक ने कैप्चर किया था और जिसमें वो इतनी देर से नजर रख रही थी वो फ्रॉगी था। ईशा पे उसकी पावर काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी पावर सिर्फ ह्यूमन में काम करती है और फ्रॉगी तो एक बीस्ट था। वहीं सुन चैन को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। के बाद फ्रैक्शन 16 का स्कोर देख के सभी टीचर बहुत खुश हैं, मगर वैंग के फादर बहुत घबराए हुए हैं। इसके बाद वैंग एक और ऑल्टर में कब्जा करने जाता है, मगर इस बार उसे फिक्र है कि अगर ये उसने कैप्चर कर लिया तो एक्साइटमेंट के कारण वो अपनी पावर को अनलीश कर देगा, क्योंकि वो बचपन से ही अपने सारे इमोशन कंट्रोल करके रखता था। क्योंकि अगर उसके सारे इमोशन बाहर आ गए तो उसकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी। उसके दोस्तों सन के साथ बिताए हुए वक्त के कारण उसके सारे इमोशंस बाहर आने लगे थे, पर वो अब उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी नेगेटिव एनर्जी बाहर आने ही वाली थी। मगर सन वहाँ आके उसका साथ दे देती है तो उसके इमोशन प्यार की जंजीरों से बंद हो जाते हैं। वन स्माइल करता है और सन के सामने वो शर्माने लगता है और वो लोग कंपटीशन जीत जाते हैं। एक्शन 16 के सब टीचर खुश हो जाते हैं। फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जियान सन की सोल को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है। वैंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो तभी से गायब होने लगती है। ये देख के वैंग खुद पे से कंट्रोल खो बैठता है और आखिरकार उसका एमुलेट भी टूट जाता है और वो जियांग को बहुत जोर से मारने जाता है। उसी समय फ्रॉकी आके टाइम को रोक देता है, मगर ये वैंग के लिए काफी नहीं था। वो बहुत जोर से जियांग को मुक्का मार देता है और वो दूर जाके गिर जाती है। जियांग को समझ आ जाता है कि वो जो नहीं वैंग था जो सन को प्रोटेक्ट कर रहा था, और अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब वो मर चुकी है। और वो वैंग पे लगातार अटैक करती रहती है, पर इससे वैंग का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वैंग उसे और भी ज़्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है। उसे वो ज़मीन में पटक देता है और जब वो गिरती है उसे पटक पटक के बहुत ज़्यादा मारता है। ज़मीन भी टूट जाती है। इसके बाद वो फिर से उसे आसमान में फेंक देता है और आसपास के सभी पत्थरों को इकट्ठा करता है और उसी के ऊपर फेंक देता है और वहाँ पे भी एक बहुत जोर की धमाका हो जाता है। पर वैंग तब भी वहाँ पे नहीं रुकता। वो उसे जान से मारने के लिए अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है। वो उसके साथ पूरी दुनिया को ही खत्म करने वाला था। तभी जियांग कहती है मुझे मार के क्या मिलेगा, सन तो वापस नहीं आने वाला। इस समय वैंग रुक जाता है और वो सन को याद करने लगता है और वो उसे छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। वैंग अपनी पावर से सन को रिवाइव करने की कोशिश करता है, मगर फ्रॉगी कहता है कि ये जिंदा नहीं हो सकती क्योंकि जियांग ने उसकी आत्मा ही निकाल दी है। वैंग कहता है पर इसका शरीर तो भी गर्म है और ये अभी सांस भी ले रही है। फ्रॉगी कहता है पागल मत बनो, ये मर चुकी है, मैंने समय को रोक दिया इसलिए ये अभी सांस ले रही है, लेकिन अगर मैं समय को फिर से शुरू कर दूंगा ये मर जाएगी। वैंग उससे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो अपनी पावर्स को भी कुर्बान कर देता सिर्फ सन को बचाने के लिए। फ्रॉगी कहता है अगर तुम सन को बचाना चाहते हो तुम अपनी लाइफ को पूरा रिस्टार्ट कर दो। इसके बाद वैंग अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करने लगता है। वो पास्ट को चेंज करना चाहता है ताकि फ्यूचर बदल सके। फ्रॉगी कहता है कि फ्यूचर को चेंज करना नेचर के खिलाफ है और इससे तुम्हारी पावर्स भी जा सकती है, पर वैंग तब भी तैयार है। फ्रॉगी और वैंग मर जाते हैं। फ्रॉगी कहता है कि मैं हज़ारों सालों से जीता आ रहा हूँ पर मैं आज तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहा हूँ। और फिर वो दोनों टाइम को अपनी पावर से रिवाइंड कर देते हैं। नई दुनिया में वैंग फिर से स्कूल जा रहा था। इस बार फिर पुलिस परेशान करते हैं पर इस बार उसे सन नहीं बचाती, उसे चैन और हांग बचाते हैं।
और जैसे वैंग सन को पैसे दे रहा था वैसे ही इन दोनों को भी देता है। वो ऐसा सोचता है कि ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। और क्लास में भी जब टीचर पढ़ाते हैं तो वैंग को लगता है कि वो सन है, पर वो कोई और लड़की। जब वो शाम को घर जा रहा होता है तो उसको कार में सन दिखती है, पर वो कार के पीछा करने लगता है, पर वो सन नहीं बल्कि टैंक था। वैंग जैसे वो हमेशा से चाहता था वो एक पीसफुल लाइफ जीने लगा था, पर वैंग को ये नहीं पता था कि उसकी पावर और फ्रॉगी की टाइम की पावर के कारण उन्होंने एक नई दुनिया बना ली है। और ये नई दुनिया पुरानी दुनिया से पूरी चीज़ें निचोड़ने लगती है और पुरानी दुनिया तबाह होने वाली थी। और जब अंडरवर्ल्ड में सनरॉक की सोल पहुंचती है, वहाँ उस दुनिया की नई मोनार्क बैठी है। वो कहती है क्या ये कोई इंपॉर्टेंट लड़की है क्या? जब वो देखती है तो फिर कहती है एक सेकंड ये तो, और जब वो उसका डीएनए देखती है तो वो 99% मैच हो जाता है। ये देख के वो सब डर जाते हैं। वो कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, ये बस एक सपना है। दूसरा बंदा कहता है जल्दी करो वरना मास्टर तीनों दुनिया को तबाह कर देंगे। इसके बाद वो लड़की वापस सन की सोल को उसके शरीर में भेज देती है। उसे जिंदा देख के शॉर्ट स्पिरिट की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सन को यहाँ जो भी हुआ वो बता देता है। वो कहता है कि मास्टर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और वो तुम्हारे लिए एक पूरी नई दुनिया बना दिए थे। अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। इसके बाद वांग लिंग अपने दोस्तों को उसी जगह में लाता है जिस जगह में सन के साथ वो डेट में गया था। और जब वो चूल्हे में बैठते हैं तो वैंग रोने लगता है और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दुखी क्यों है। वहाँ दूसरी तरफ संग अपनी स्वॉर्ड को उठा के वैंग में हमला कर देती है। वो सभी चीज़ों को डॉज करके वैंग में तलवार को छेड़ देती है। ऐसा होते ही वैंग को सन के बारे में सब कुछ याद आ जाता है और संग वैन लिंग को उस दुनिया से बाहर निकाल लेती है और टाइम फिर से रिवाइंड होके वहीं पे आ जाता है जहाँ जियांग ने चैन को मारने ही वाली थी। मगर इस बार जब जियांग चैन पे हमला ही करने वाली थी, वैंग उसे थप्पड़ मार के जमीन में डाल देता है और लास्ट ऑर्डर कैप्चर कर लेता है और इस तरह से फ्रैक्शन 16 जीत जाता है। तभी वहाँ पे संग आ जाती है और वैंग से कुछ कहना चाहती है, पर तभी वहाँ पे मीडिया आके उसको परेशान करने लगते हैं। वही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैंग सन से कुछ कहता है कि मैं फिर से इस दुनिया को रिस्टोर नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रॉगी कहता है कि तुमने नेचर के विरुद्ध काम किया है, तो ये सब फिक्स करने के लिए सेम पावर काम नहीं करेंगी। अगर तुम्हें फिर से दुनिया वापस चाहिए तो अब तुम्हें इन दोनों का यूज करना होगा। तुम्हारे शॉट के हमले से ये दुनिया जो हमने बनाई थी उसकी स्पेस और टाइम दोनों ही अलग हो चुकी है। तुम्हें अपनी पावर यूज करके टाइमलाइन को रिवर्स करना होगा। टाइम ट्रेवल जैसा नहीं होगा और सनरोंग यहाँ जो कुछ भी हुआ वो भूल जाएगी। संग कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम हम दोनों साथ तो हैं और हमारी दुनिया भी बच जाएगी। चाहे हम कोई भी दुनिया में हो तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स नहीं बदलेगी। और वैंग अपनी पावर से टाइमलाइन को रिवर्स कर देता है। वहीं प्रेजेंट में हमें वैंग के फादर दिखाए जाते हैं और फॉगी कहता है वैंग से अगर तुमने ये एमुलेटर लगा दिया तो तुम्हारे इमोशन फिर से कम हो जाएंगे और तुम सन के साथ फिर से अपने रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा पाओगे। वैंग कहता है कि मैं दुनिया में बस शांति चाहता हूँ और उसके फादर उसका एमुलेट लगा देते हैं। इमोर्टल्स की टीम आके जियांग को पकड़ लेती है और मिस जियांग अपने स्टूडेंट को डांटने लगती है क्योंकि वो जीत नहीं पाए थे। तो दोस्तों पार्ट 1 यहीं खत्म होता है और पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पार्ट 2 में और भी ज़्यादा मिस्ट्रीज और भी ज़्यादा धमाका देखेंगे कि वैंग के असली माँ बाप कौन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।